उपस्थित पवित्र आत्माओं, हम सभी स्वस्थ जीना चाहते हैं, ठीक ठाक। तो रुकावट क्या है? भाई स्वस्थ जीना चाहते हैं तो इसमें बाधा क्या है? क्यों बीमार होते हैं? दिनचर्या सही नहीं है, खान पान सही नहीं है, और लाइफ स्टाइल गड़बड़ है। तो दिनचर्या आपकी बिगाड़ी किसने? स्वयं। अच्छा, खान पान ठीक नहीं है तो खान पान खराब किसने किया है? अच्छा, जब स्वयं ने, आपको ये पता है कि दिनचर्या खराब है, खान पान खराब है, तो डॉक्टर क्या करेगा इसमें? तो ये बुद्धि नहीं आई, तो डॉक्टर का तो कोई रोल रहा नहीं। आप क्या कर सकते थे? किसी विद्वान व्यक्ति से परामर्श कर सकते थे, या अपनी दिनचर्या को पहले ठीक कर सकते थे, खान पान हल्का कर सकते थे, खान पान सुधार सकते थे। तो खान पान सुधरा, दिनचर्या सुधरी, आप सुधरे। सुधार में क्या लगता है? अब जैसे बोले भाई दिनचर्या सही नहीं थी हमारी, ये तो आपने स्वयं स्वीकार कर लिया है। तो दिनचर्या में, यानी कि दिनचर्या में क्या होता है? प्रातः काल में जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त कई लोगों को तो पता नहीं कि होता कब है, और बच्चों को तो पता ही नहीं। और आजकल जो मॉडर्न बच्चे चल रहे हैं रात भर जागने वाले, ये तो तूफान मचा रखा है। माँ भी दुखी, बाप भी दुखी, दादी दादा भी दुखी, सबके सब दुखी, और रात भर जग रहा है बच्चा। जग क्यों रहा है? मोबाइल। मोबाइल में क्या कर रहा है? नेट। नेट में क्या कर रहा है? वीडियो स्क्रॉल करने पर लगा पड़ा है, इंस्टाग्राम में लगा हुआ है, वीडियो पर वीडियो देखे चला जा रहा है। देखना क्या चाहता है ये पता नहीं। अब उसने सैकड़ों वीडियो ऊपर नीचे कर दी होंगी, क्या तो उसने सीखा? भाई कोई शिक्षा मिली, कुछ सीखा, कुछ समझ आई, आंखें और फोड़ बैठा। कुछ दिन में, और कुछ दिन में कहेगा मेरी तो आंखों से धुंधला दिखाई देता है। बाहर निकलता है ना बच्चा, इस टाइप का, इस टाइप का, तो इस टाइप का बच्चा जब बाहर निकलता है सूरज की रोशनी में, तो ये पता है उसकी आंखें कैसी होती हैं? मतलब चुंधियाती हैं उसकी आंखें। तो ये हालत किसने की उसकी? उसका जिम्मेदार कौन है? हाँ जी, अभिभावक है। अभिभावक स्वयं कह रहे हैं कि हमारी दिनचर्या ठीक नहीं है। जब अभिभावक की दिनचर्या सही नहीं, तो बच्चों की खराब हो जाएगी। तो जड़ कहां है उसको हमें देखना है। हमें पहले अपने आप को ठीक करना है। अपने आप को ठीक करने के लिए प्रातः काल में जल्दी उठने का हमें नियम बनाना पड़ेगा। समस्या और भी आपके सामने, दादाजी जल्दी उठते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, पोते और पोती वो इरिटेट होते हैं कि दादाजी ना तो खुद सोते और ना हमें सोने देते। माँ बाप से दुखी हो, पिताजी के मन में आ जाए कि भाई छत पे जाके उछल कूद कर लूं, बिल्कुल ना करन दे। बोला थारी धम धम की आवाज से नींद खराब होती है हमारी। तो बड़ी भारी समस्या है। तो सब अस्त व्यस्त पड़ा है यहां पर, सब अस्त व्यस्त है, पूरा का पूरा खानदान अस्त व्यस्त है। अगर आज भी कोई व्यक्ति आपके घर में थोड़ा बहुत ठीक दिखाई देता है, तो पुराने जमाने के दादाजी और पुराने जमाने की दादी जी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? आज भी वे लोग अभी भी सदे हुए हैं, क्योंकि उनके पास में देर तक सोने का समय ही नहीं था। उनके पास में इतना हार्ड वर्क था, इतना कठोर काम था उनके पास, वो बेचारे सो ही नहीं सकते थे। और उन्होंने अपना जीवन एक मजबूत वट वृक्ष की तरह तैयार किया, वट वृक्ष की तरह। उनसे बल्कि उल्टा सीखने की अपेक्षा बच्चे उनसे भी इरिटेट हो जाते हैं, उनसे भी परेशान हो जाते हैं। जबकि दादा दादी पिता, ये जो सब बड़े लोग हैं,
ये बच्चे को स्वयं ही बहुत बड़ा गाइडलाइन दे सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से सिखा सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि पिताजी का भी सब अस्त व्यस्त। तो हमें अपनी दिनचर्या सुधारनी पड़ेगी, खान पान पर हमें ध्यान देना होगा। अब आप कहेंगे खान पान, अच्छा जी खान पान में क्या बिगड़ा? समय। इनका कहना है खान पान में हमारा समय बिगड़ा। समय बिगड़ा या खाना समय पर नहीं लिया? खाना समय पर नहीं लिया। खाने का समय कब होता है? 8 से 9 के बीच में। इन्होंने कहा 8 से 9 के बीच भोजन का समय होता है। 8 से 9 के बीच में तो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता लेते हैं, तो वो खाने का समय लोगों के आज के समय का नहीं है। लेकिन हमारे समय में और आपके समय में भी जो बड़ी आयु के लोग बैठे हैं, इनके समय में 9 बजे 10 बजे के करीब पूरा पूरा खाना बन जाता था। घर की जो महिलाएं होती थी वे घर में पूरा भोजन तैयार कर देती थी, और जो पति परमेश्वर होते थे ये या तो खेत पर होते थे और कटोर दान में रख करके रोटी और चटनी और छाछ, और भैया वो तो लेकर मटकी मुटकी अपना चल देती थी खेत की तरफ। अरे बड़ा आनंद था वो यार। वो क्या समय रहा होगा। तो यानी कि 9 से 10 बजे के बीच में अपने पति को वो खाना खिला लेती थी, ऐसा ही था ना, बढ़िया था। और दिन में कुछ खाने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और 4 बजे फिर चूल्हे में आग जल जाती थी। 4 बजे फिर चूल्हे में आग जल जाया करती थी। ये जैनियों का सिद्धांत नहीं था, ये सिद्धांत जैनियों का नहीं था, ये तो हमारा कल्चर था, ये संस्कृति थी हमारी। प्रातःकाल और सायंकाल, भाई 2 समय भोजन का समय माना जाता है ना, 2 ही समय तो होता है, तो प्रातः और सायं, यानी कि प्रातः और रात नहीं होती थी, सुबह और शाम दोनों समय माना जाता था भोजन। और वो भी सूर्य अस्त होने से पहले पहले हमारे यहां भोजन हो जाता था। क्यों? लाइट तो थी नहीं, लाइट नहीं थी, वो जलती थी डिबिया, लालटेन। लालटेन तो बहुत बाद में डिबिया जलती थी, दिया जलता था, चिराग जलता था, कई सारी चीजें जानते हैं आप लोग। सीसी के ढक्कन में छेद करके बत्ती उसमें पुरो करके भाई बड़ा धुआं दे उसी से रात को पढ़ाई कर लेते थे, ध्यान है? उसका धुआं तो आंखों में लग भी जाता था। अच्छा, उसका आला बनाता था, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे उसमें, उसको पास रखना पड़ता था। सुनिए, तो इस तरह से हमारा अपना जीवन था। अब इतने सारे साधन संसाधन होने के बाद हमारे पास जब साधन नहीं थे, बहुत साधन नहीं थे, तो हम बीमार नहीं थे तब भी। बोलो पंडित जी, आपके समय में लोग ज्यादा बीमार होते थे क्या? किसी को शुगर की पता ही नहीं था कि शुगर क्या हो, किसी को नहीं पता था। ब्लड प्रेशर क्या होता है ये तो बाद में जब अंग्रेज लोग आए ना, इन्होंने अंग्रेजी नाम बता दिए सारे के सारे। ऑक्सीजन लेवल बता दिया। हाँ, एक को बताया भाई तेरे को तो ऑक्सीजन, उसको ये पता नहीं कि ऑक्सीजन क्या होता है। ऐसी बीमारी का नाम लेकर के आता है बेचारा, उसको ये पता नहीं यार ये तो नई बीमारी लग रही है मुझे तो ये सब कुछ नहीं, हमारा वास्तव में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। आज हमारे पास में साधनों की कमी है क्या? साधनों की कोई कमी नहीं है, फिर भी हम दुखी हैं। हम कच्ची जमीन पर झटके खा करके अपनी साइकिल चलाते थे। यहां खाना खा के चले और थोड़ी दूर साइकिल लेके गए, अपना खाना पच जाता था, जरा जरा सी बटिया पर साइकिल चलती रहती थी। नेचुरल जीवन था, प्राकृतिक जीवन था, और कितने कितने किलोमीटर तो यूं ही पैदल ऐसे घूम लेते थे। आज ही बता रहे थे, पता नहीं कौन आप में से, कितने किलोमीटर जाते थे पढ़ाई करने के लिए। तो ये सब जो था हमारा क्या है, सब बदल गया है, अस्त व्यस्त हो गए हैं हम लोग। हमारी दिनचर्या किसी काम की नहीं रही। मेरी माँ पता क्या बोलती थी, मैंने अपनी माँ से पूछा कि हमको मम्मी कहना सिखा दिया था, मम्मी, तो पता नहीं कहाँ चली गई थी मेरी माता। उन्होंने कहा अपने बच्चों से मम्मी कहलवाया कर। मेरी माता भी उनके फैशन में आगे करी, क्या करे, बोली बाली बेटा मम्मी कहा कर। तो खैर अब मम्मी कहूंगा मैं भी। तो मैंने उनसे पूछा कि मम्मी एक बात बताओ, आप इतनी जल्दी सुबह सुबह क्यों उठ जाती हो? क्या बोलती है,
मेरा पहले पता है क्या नाम था? मेरा नाम था विनोद, विनोद कुमार शर्मा। और अभी का नाम तो किसी किसी को पता होगा, स्वामी योगेश्वर आनंद सरस्वती, संन्यास के बाद। तो बोले विनोद बेटा, मैं पक्षियों से भी गई गुजरी हो। पक्षी सुबह सुबह उठ जाते हैं, ची 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 कर रहे हैं, ये तो उठ जाएं और मैं सो ही रहूं। मैं तो इतनी बेकार नहीं हूं, मुझे आज तक अपनी मां की बात याद रहती है कि मैं इनसे भी गया गुजरा हूं भाई। अरे मैं इंसान हूं, इतना बढ़िया सभ्य व्यक्ति हूं, इतना सब कुछ, कम से कम अपनी दिनचर्या तो मैं अच्छी रख सकता हूं। तो दिनचर्या हमें अपनी नहीं बिगाड़नी और अपना खान पान नहीं बिगाड़ना। आप घर में रहें या कहीं पर भी रहें, अपने खान पान को ठीक समय पर रखें। अच्छा, अगली एक समस्या और आती है। अभी मैंने आपसे पूछा कि खाने का समय क्या होता है, आपने कहा कि 8 और 9 के बीच। तो ये आप खाने का समय बता रहे थे या ब्रेकफास्ट का? खाने का समय। लेकिन मेरी दृष्टि में भोजन का समय क्या होता है? भूख। भोजन का समय है भूख। अगर आपको भूख नहीं लगी है तो कृपा करके उस समय आप भोजन मत कीजिए। उस समय आप भोजन करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि अगर आपने बिना भूख के भोजन कर लिया दिन भर डकार मारते फिरोगे, दिन भर डकार पर डकार, डकार पर डकार, डकार पर डकार, वो फिर अपान वायु भी निकलेगी। तो इस तरह से आप फंसे रहोगे बिना भूख के भोजन करने पर। तो यहां पर यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि अगर प्रातः काल में समय पर सही भूख लगानी है तो क्या करें? समय से उठना पड़ेगा। नहीं, दूसरी, अरे नहीं, ये भी नहीं, नहाने का विषय नहीं है। चलो ये भी थोड़ी सी बात मान लेते हैं। अगर प्रातः काल में जल्दी भूख लगानी है तो रात्रि के समय खाना जल्दी खा करके, और वो भी कम मात्रा में, आधी खुराक कर दो। अरे रात को कई लोग रात को भूख ना लग जाए तो आपको ठीक 8 बजे तक 9 बजे तक बढ़िया भूख लग जाएगी। अगर पहली रात को आप भोजन को बिल्कुल आधा कर दें, आधा कर दें, तो आधा करने मात्र से प्रातः काल में भूख आपको समय पर लग जाएगी, फिर आप भोजन कर सकते हैं। बात सिद्ध हो गई। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको समस्याएं बनी रहती है पहले से ही। अब अगली बात, अगर आपको अपनी बीमारियां पूरी तरह से भगानी है, ठीक, अपने आप को ठीक करना है, तो अब मैं आपसे यह कहता हूं, गेहूं को हटा करके, गेहूं हटा करके आप जैसे ओट्स, दलिया, खिचड़ी टाइप की पतली पतली खिचड़ी कम मात्रा में वो लीजिए, या सब्जी, हाफ बॉइल सब्जी लीजिए, बाउल भर के, उतना ही खा के सो जाइए शाम को। उसके बाद दिमाग में सोचिए मत कि आपने क्या नहीं खाया, कैसे नहीं खाया। बीमारी को बिल्कुल ठीक करने का रास्ता बता रहा हूं। आप अगर गेहूं को हटा देते हो, गेहूं 40 दिन के लिए गेहूं से मुक्ति पाके देखो, केवल 40 दिन के लिए। 40 दिन के लिए अगर आपने गेहूं से मुक्ति पा ली तो जो ग्लूटन आपके शरीर में जा रहा था, ग्लूटन, गिलू, गोंद, लेही जो आपके अंदर जा रही थी, आटे की जो बनती है, वो बनती तो है, आटे की तो बनती है, तो ग्लूटन आपके अंदर जा रहा है, जो आपके अंदर जाकर के चिपक जाता है। क्यों वो इसलिए चिपकता है? क्योंकि पहले समय में जो गेहूं अन्न पिसवाया करते थे, मोटा, एक कहावत हमारे यहां बड़ी प्रचलित रही, भैया मोटा खाना और मोटा पहनना, मोटा खाओ और मोटा पहनो और बढ़िया तान के चादर सो, बढ़िया नींद आती है। अब जो ये मोटा खाने की बात आती तो इसमें चोकर रहता था साथ में, आटे की भूसी। ये जो आटे की भूसी जब से निकली है ना, आप जो ये पिसाया गेहूं का आटा लेकर के आते हो दुकानों से, आहा ये तो उस कंपनी का है, नाम नहीं ले रहा वरना मेरा चैनल फिर बंद कर देंगे। ये बड़ा नुकसान उठाया हमने भी। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी का लेकर के आते हैं, चाहे कोई बाबा की कंपनी हो, चाहे किसी
पेंट वाले बाबा की हो, किसी की भी कंपनी हो, याद रखना मेरी बात ध्यान से समझ लेना, आप पिसा हुआ अन्न मत लेकर के आइए। आप साबुत अन्न खरीदिए, और वो भी प्रमाणित जगह से, कि जहां पर ऑर्गेनिक अन्न मिलता हो। पहले पता करो कि ऑर्गेनिक अन्न कहां से मिलता है, कौन सज्जन है कि जो ऑर्गेनिक पर काम कर रहे हैं, जैविक खेती पर काम कर रहे हैं, वहां से साबुत अन्न लाइए, मक्का लाइए, ज्वार लाइए, बाजरा लाइए, जौ लाइए, ऐसे अन्न लेकर के आइए, और आप उसकी सफाई करें। जैसे हमारी माता बहने उसकी सफाई करके अच्छी तरह फटक करके, तो जो डस्ट होता था उसके अंदर से निकाल करके, बल्कि कई धुलाई भी करते थे उसकी, धो करके सुखा करके। उससे क्या लाभ होता था जानते हैं? मिट्टी तो निकल ही जाती थी, गर्मी भी निकल जाती थी। एक लाभ और होता था, वो आंशिक अंकुरित भी हो जाता था नमी के कारण उसमें हल्का हल्का अंकुर भी आ जाता था। और वो जो अंकुरित अन्न का जो आटा, मोटा आटा तैयार होकर के आता था, बस वो आपके प्राण थे, उससे आपको प्राण मिलते थे। अब आपके प्राण निकाल लिए, अब तो आपके प्राण खत्म कर दिए। तो इसी प्रकार से अन्न आपके घर में बढ़िया आना चाहिए। ढूंढो, व्यवस्था करो, कहीं से भी ढूंढो, अन्न अपने घर में साबुत लेकर के आइए, उसको स्टोर कीजिए। और माता बहनें आज भी जानती हैं। पर एक बात और सुनो, ये जो तरह तरह की गोलियां डाल देते हो ना उसके अंदर, नीम का पत्ता ही डालें उसको प्रिजर्व करने के लिए। हाँ, तो इस तरह की चीजें आप डालिए। जो गोलियां आती हैं, टैबलेट्स वगैरह डालते हैं, मैं इनको ठीक नहीं मानता हूं बिल्कुल भी, किसी भी प्रकार का केमिकल। और आजकल एक और होता था, पता नहीं कि इंजेक्शन भी डालते थे उसमें, गेहूं के अंदर, आपको पता होगा शायद नाम, जो बढ़िया है। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, तो ये ऐसा इंजेक्शन भी डाला जाता था, तोड़ करके उसमें मिला देते थे। तो ऐसे कामों को नहीं करना। हमें क्या करना था? हमें बहुत सात्विक तरीके से अपने अन्न की रक्षा करनी थी। अगर आप अन्न की रक्षा नहीं कर पाओगे तो अन्न आपकी भी रक्षा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए माताओं, बहनों, बंधुओं, तो अन्न हमारे यहां पर शुद्ध आना चाहिए, ये बात कंफर्म हो गई। हमारे घर में मोटा अन्न, आटा आना चाहिए, ये भी बात सिद्ध हुई। चोकर सहित आटा, चोकर सहित, चोकर हमारे घर में आटे के साथ मिक्स आना चाहिए था, ये बात भी सिद्ध हुई। अब आगे बात आती है कि जो हम अन्न अपने घर में प्रयोग करते हैं, आपके लिए भी बताता हूं। आप अगर अपने परिवार को एकदम स्वस्थ देखना चाहते हो तो माताओं बहनों से मैं एक बात और कहता हूं, कुछ जैसे आपके पास पत्तेदार सब्जियां रखी हैं, उसको कच्चा ही काटिए, बारीक टुकड़े कर लीजिए। टुकड़े करने के बाद उसको धोकर, पहले धो लेना चाहिए फिर काटना चाहिए, ताकि उसका रस पानी में ना बह जाए। अब आप उसको बारीक काट करके आटे में यूं ही मिला दीजिए साबुत। आपके जैसे चुकंदर के पत्ते हैं, कई लोग माताएं तो बना लेती है, उसकी भुजिया बना लेती हैं। अन्यथा क्या कर सकते हो, उसको काट करके आप आटे में मिक्स कर दीजिए, बढ़िया फाइबर हो गया। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दीजिए, और बताऊं, थोड़ा सा अदरक भी डाल दो, और थोड़ा मोटी मोटी बनाओ। ये जो आपने पापड़ जैसी घर में रोटी बनानी फैशन में शुरू की है ना, ऊपर भी पापड़ जैसा, नीचे भी पापड़ जैसा, सारे पेट का भट्टा बिठा देगा ये। पेट में गैस ही गैस बनेगी। वो पापड़ जैसा होता है ना, वो निकलता ही नहीं बाहर। लेकिन क्यों? इसके अंदर फाइबर नहीं है, ये पचने में देरी करेगा। आपको क्या करना था? सब्जियां मिक्स करके आटे के अंदर, तब मोटी मोटी रोटियां आप बना करके खाते, तो भले एक खाओ या आधी खाओ, लेकिन वो आपके लिए सुपाच्य होती। क्योंकि अगर इन बातों की आपको जानकारी नहीं होगी तो आप कभी भी ठीक होने वाले नहीं हैं। तो मैंने कहा ना कि यहां से निर्माण करके जाना है, हमें समझ करके जाना है कि हमको खाना क्या है, हमको जीना कैसे। तो इसी प्रकार से अन्न हमारे घर में बहुत अच्छे ढंग से खाना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि मैं पकवान खाने का विरोधी हूं, लेकिन पकवान पचाने के लिए आपको श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कई लोग अपने घर में पराठा खाते हैं, बड़े खुशी खुशी खाते हैं। पराठा खाएंगे तो पेट बड़ा खुश हो जाता है, और जब पेट खुश होता है तो फिर क्या करेगा वो? खुशी में आदमी क्या करता है? अरे कहते खुशी में फूल के कुप्पा हो गया, फूल के कुप्पा हो जाता है। क्यों? मेहनत तो की नहीं है, और पेट भाई साहब खुशी में फूल कर यूं हो गए, ऐसा ढोलक सी बजे। फिर तो पराठा पचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो करते नहीं, तो इसलिए गैस बनी हुई है। इसी के साथ साथ आप जो भी अपने घर में चीजें प्रयोग करें, आप उनको इस तरह से बनाएं ताकि वो आपके अंदर जाकर के रस पैदा करें और वो पच जाएं आसानी से। अगली बात आती है सब्जी की। आपके घरों में सब्जी भी शुद्ध नहीं मिलती। बोलो, सब्जी शुद्ध कहां मिलती है? लोगों ने यूरिया और केमिकल डाल डाल के सबका बेड़ा गर्क कर लिया है। अब कहते हैं कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बहुत है, रास्ते बहुत हैं, लेकिन अपनाते नहीं है। जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए, जल्दी अमीर बनना है, बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा चाहिए। क्या करेगा भाई? चबाएगा। तो इसीलिए हालत खराब है, दिमाग खराब हो गया है। तो अब क्या करेंगे? उससे ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में उसमें भिन्न प्रकार के केमिकल खेतों में डालते रहते हैं। मैं ये कहता हूं कि संकल्प लेना पड़ेगा, और पूरे देशवासियों को एक बार संकल्प लेना पड़ेगा, लाल बहादुर शास्त्री जी की तरह। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार निर्णय लिया था, और अब जिस समय वो प्रधानमंत्री थे, पूरे देश को कहा था कि भाई एक दिन का सब लोग व्रत करें। बात आई थी क्या? याद है किसी को? उस समय उन्होंने कहा था एक दिन का सब लोग व्रत करें। उन्होंने फिर ये कहा कि बिना अन्न के एक दिन में रह करके देखता हूं पहले। ये भी उन्होंने कहा था, ठीक है भाई, बिना अन्न के एक दिन में पूरा का पूरा निकालूंगा। तो फिर जनता से कहा एक दिन बिना अन्न के आसानी से रह जा सकता है। तो देश ने उनकी बातों को माना भी, और कहते हैं कि जब आप सही रास्ते पर चलते हैं, सही ढंग से सब्जियां ग्रहण करते हैं, तो आप वो भैया स्वस्थ रहते हैं। तो सब्जियां शुद्ध नहीं मिलती। आजकल तो भी बड़ा गलत काम हो रहा है हमारे साथ में। कई लोग तो गटर में धो करके भी सब्जियां आपके सामने धो कर, क्या बस उनकी मिट्टी हटाई गटर के पानी में, गंदे पानी में सब्जियां धो करके आपके पास तक पहुंचा रहे होते हैं। कोई प्रमाणिकता नहीं है, किसी बात की प्रमाणिकता है ही नहीं कि ये सब्जी जो बेच रहा है व्यक्ति, ये बिल्कुल शुद्ध सब्जियां आपको बेच रहा होगा।